विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गुरुदत्त सिंह ढाका आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे 22 जून 2020 को होने वाले उच्च माध्यमिक यानी 12वीं कला वर्ग के विद्यार्थियों की भूगोल विषय का जो प्रश्न पत्र होना है उसके प्रारूप के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 12वीं कक्षा का जो भूगोल विषय का प्रश्न पत्र होना है उस प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, किस प्रकार उसमें प्रश्न दिए होंगे, उसके बारे में हम विचार करेंगे। किस प्रकार विद्यार्थियों को उनके उत्तर देने हैं ताकि उन्हें एक अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रश्न पत्र आना है भूगोल विषय के इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड दिए होंगे। कितने खंड होंगे? 4 खंड ए, बी, सी और डी। अब बात करते हैं इन खंडों में प्रश्न संख्या किस प्रकार डिवाइड होगी। तो जो खंड ए होगा उसमें प्रश्न संख्या 1 से 13 तक प्रश्न दिए होंगे। जो खंड आपका बी होगा उसमें 14 से लेकर 21 तक प्रश्न होंगे। खंड जो आपका सी होगा उसमें 25 से लेकर 27 तक प्रश्न होंगे और जो खंड आपका डी होगा उसमें 28 से लेकर 30 प्रश्न संख्या तक जो प्रश्न हैं वो होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके इस पेपर में कुल कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 से 13 खंड ए में, प्रश्न 14 से 21 खंड बी में, प्रश्न क्रमांक संख्या 25 से 27 खंड सी में और प्रश्न क्रमांक संख्या 28 से 30 जो होंगे वो खंड आपके डी में होंगे। अब हम बात करते हैं इन प्रश्नों का जो अंकों का विभाजन है वो किस प्रकार होगा। तो हम बात करते हैं अंक भार की। अगर हम अंक भार की बात करें तो प्रश्न संख्या 1 से 13 यानी जो खंड ए में दिए हुए हैं वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो यानी 1 इंटू 13 बराबर तो कुल कितने हो जाएंगे? 13। अब बात करते हैं खंड बी की। तो 14 से 21 कुल 8 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो कुल अंक हो गए 16। अब बात करते हैं खंड सी की। तो 25 से 27 कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों कितने नंबर हो गए? 9 अंक। अब बात करते हैं खंड डी की। खंड डी में भी 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों कुल कितने अंक हो गए? 12 अंक हो गए। अब हम बात करें, यहां देखेंगे तो प्रश्न संख्या 22, 23, 24 हमारे पास नहीं है। कौन कौन सी? प्रश्न संख्या 22, 23 और 24 ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न होंगे। किससे संबंधित प्रश्न होंगे विद्यार्थियों? मानचित्र से। प्रश्न संख्या जो 22 है उसमें विश्व का मानचित्र, 23 में भारत का मानचित्र और 24 में राजस्थान से संबंधित मानचित्र है वो पूछे जाएंगे। अब अगर हम बात करें शब्द सीमा की, शब्द सीमा की बात करें तो खंड जो आपका ए है उसमें जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर हैं वो आपको लगभग 20 शब्दों में देने हैं। यानी जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी, उत्तर पुस्तिका की जो 2 लाइनें हैं उन 2 लाइनों में अगर हम इस प्रश्न संख्या का उत्तर लिखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों वो हमारा एक अच्छा प्रभावशाली तरीका होगा परीक्षा के ऊपर। वैसे हम कुछ ऐसे प्रश्न भी इसमें होंगे जिनका उत्तर हम 1 या 2 शब्दों में दे सकते हैं। तो ऐसी
आवश्यकता होने पर प्रिय विद्यार्थियों जो हमारे पास प्रश्न दिया होगा उस प्रश्न को हम उत्तर में सम्मिलित करके अगर उत्तर देंगे तो वो लगभग 20 शब्दों का हम उसको आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद बात करें खंड ब की, तो खंड ब में लगभग 60 शब्दों की शब्द सीमा होगी, यानी उत्तर पुस्तिका की लगभग 5 से 6 लाइनें। खंड सी की बात करें तो इसके अंदर आपको शब्द सीमा रखनी है 100, और अगर खंड डी की बात करें तो इसमें उत्तरों की आपकी शब्द सीमा कितनी रखनी है विद्यार्थियों? 250 रखनी। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है कि इनमें कुछ प्रश्नों के आंतरिक विकल्प होते हैं। आंतरिक विकल्प मतलब एक प्रश्न के 3 या 4 भाग होते हैं, तो उन 3 या 4 भागों का आपको क्रम से उसी प्रश्न की उत्तर संख्या में उत्तर देना है। कहीं ऐसा ना हो प्रश्न संख्या जैसे अगर बात करें हम 27 की, तो 27 में मान लो 3 खंड हैं, तो ये ना हो कि एक तो हमने यहां कर दिया फिर एक अगले वाले पेज पे करें, उससे अगले वाला अगले पेज पर करें, ऐसा ना हो। तीनों के जो उत्तर हैं वो एक ही पेज पर वही उसी उत्तर के अंदर शामिल करके अपने को देने। अब बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो जो अपने प्रश्न संख्या 1 से 28 जो है, उनसे 1 से 28 जो प्रश्न है उनमें कोई विकल्प नहीं होगा, जबकि प्रश्न संख्या 29 व 30 में हमें विकल्प मिलेंगे, यानी इनमें दो दो प्रश्न दिए होंगे, उनमें से जो अपने को अच्छे प्रभावशाली ढंग से आता है उस प्रश्न का हमें क्या देना है? उत्तर है वो देना है, ताकि हम एक अच्छा स्कोर है वो प्राप्त कर सकें। अब मानचित्र की बात करें तो विश्व का अगर मानचित्र होगा तो उसमें हमें किन्हीं 4 भागों को पूछा होगा, उन 4 भागों के नाम लिखने होंगे। अगर भारत की बात करें तो वही 4 चीजें वो अंकित हमें करनी होंगी, और वही राजस्थान के नक्शे में 4 चीजें वो हमें अंकित करनी होगी। इन प्रश्नों का उत्तर हमें जो प्रश्न पत्र के साथ मानचित्र आएंगे उन्हीं मानचित्रों में देना है, और उन्हीं मानचित्रों में हमें उन स्थानों को अंकित करके और जो अपनी उत्तर पुस्तिका है उस उत्तर पुस्तिका के साथ धागे की सहायता से नथी करना है, यानी उसको धागे के साथ क्या कर देना है? उत्तर पुस्तिका के साथ धागे की सहायता से बांध देना है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों हमारा जो भूगोल विषय का प्रश्न पत्र होना है, उस प्रश्न पत्र का स्वरूप। अगर कुल अंकों की बात करें तो हमारे पास कुल अंक हो जाएंगे इसमें 56 अंक का पेपर होना है। 56 अंक का कैसे? 13 और 16 कितने हो गए? 29। 29 और 12 कितने हो गए? 41। 41 और 9 कितने हो गए? 41 और 9 50, और उसके बाद 2 इंटू 3 6 नंबर के अपने पास क्या हो जाएंगे? मानचित्र। तो कुल कितने अंकों का हो जाएगा? 56 अंकों का हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रश्न पत्र है वो हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों अब हम एक मॉडल पेपर के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार हमें प्रश्न पत्र मिलेगा और किस प्रकार उसमें जो दिए गए प्रश्न हैं उनके हमें आंसर हैं वो देने हैं। तो आइए देखते हैं एक मॉडल प्रश्न पत्र जिसमें हम प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ करेंगे। तो ये जो अपना वीडियो है इस वीडियो में हम केवल खंड ए जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 13 तक होंगे उन प्रश्नों को प्रश्न और उत्तर सहित समझेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि किस प्रकार हमें प्रश्नों के उत्तर हैं वो उत्तर पुस्तिका में देने हैं, ताकि हम एक अच्छा स्कोर है वो प्राप्त कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों मॉडल पेपर 2020 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 1 से 13 तक होंगी वो हमें पता है खंड ए पार्ट हमारा होगा, और उसमें जो प्रश्न हमें पूछे जाएंगे उनकी जो उत्तर की जो शब्द सीमा है वो विद्यार्थियों कितनी रहेगी? 20 शब्द। तो हम बात करें तो पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारा जो मॉडल पेपर है इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारे पास है संभववाद के प्रणेता कौन है?
तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले हमें पता होना चाहिए कि संभववाद है क्या। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें जो हमारी पुस्तक लगती है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। तो जो मानव भूगोल है उसका जो पहला जो हमारा अध्याय है उसमें हमें थोड़ी सी चर्चा की गई है कि नियतिवाद, नवनियतिवाद और संभववाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, संभववाद में जो उस समय के जो भूगोलवेता थे उन्होंने अपने इस विचारधारा में कहा कि जो प्रकृति है उस प्रकृति पर मनुष्य क्या है, प्रभावी है। मनुष्य जैसे चाहे वैसा प्रकृति में कर सकता है, अर्थात यानी जहां चाहे वहां किसी भी चीज का निर्माण कर सकता है, वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार की जो विचारधारा जो दी गई थी उस विचारधारा को हम संभववाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। और संभववाद के जो प्रणेता थे वो थे प्रिय विद्यार्थियों भूगोल के एक विद्वान, या जिनको हम भूगोलवेता कहते हैं, फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस के भूगोलवेता विडाल डी ला बलास ने जो संभववाद विचारधारा थी उसका उदय किया। तो हम लिखेंगे फ्रांस के भूगोलवेता विडाल डी ला बलास संभववाद के प्रणेता थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न कि संभववाद के प्रणेता कौन हैं, तो हम लिखेंगे कि फ्रांस के भूगोलवेता विडाल डी ला बलास संभववाद के प्रणेता थे। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। तो अपना जो दूसरा प्रश्न है वो एक कथन है कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो एक बार प्रश्न को दोबारा देखें कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के अंतर संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो कथन है यह कथन है जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल। तो हम लिखेंगे यह कथन जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल का है। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रेडरिक रेटजेल ने यह कथन एक पुस्तक लिखी अपनी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? एंथ्रोपोज्योग्राफी। क्या नाम था? एंथ्रोपोज्योग्राफी। उस पुस्तक में इन्होंने यह कथन दिया। कौन सा कथन? कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। प्रिय विद्यार्थियों, अपने मॉडल पेपर का जो तीसरा प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है
भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। तो फिर ये विद्यार्थियों हमें पहले पता होना चाहिए कि लिंगानुपात होता क्या है। तो लिंगानुपात से तात्पर्य है कि पुरुष जनसंख्या और जो महिला जनसंख्या है उन दोनों जनसंख्याओं का जो अनुपात है वह अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। अगर हम भारत के संबंध में इसकी बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जो पुरुषों की संख्या है वो क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। तो पहले लिंगानुपात की परिभाषा लिखते हैं। पुरुष एवं महिला जनसंख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या से लिंगानुपात ज्ञात होता है। ये हो गया भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की परिभाषा। अब अगर हमें पूछ ले कि भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। क्या पूछ ले कि भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। तो ये तो था अपने पास क्या? परिभाषा। अब अगर हम इसका गणितीय रूप यानी सूत्र लिखें तो हम लिखेंगे भारत में लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा में 1000। क्या? स्त्रियों की जनसंख्या बटा में पुरुषों की जनसंख्या गुणा में 1000। इस सूत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? भारत में लिंगानुपात है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने आगे वाला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा जो अपना प्रश्न होगा वो होगा मध्यम मानव विकास श्रेणी में शामिल दो देशों के नाम लिखिए। तो अगर इस प्रश्न का आपने उत्तर दें तो वैसे केवल दो देशों के नाम लिखने हैं तो दो शब्दों में ये उत्तर पूरा हो सकता है, परंतु हम अगर लिखेंगे तो इसका उत्तर लिखेंगे मध्यम
मानव विकास श्रेणी में शामिल प्रमुख 2 देश निम्न हैं। एक अपना स्वयं का देश भारत, दूसरा अपने चीन लिख सकते हैं। ये तो हो गए उत्तर देने की बात। अब मैं 2-3 देश और बता देता हूं ताकि आपको 2 है वो आसानी से याद रह जाए। तो भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मंगोलिया। ये देश भी मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मानव विकास श्रेणी यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये अपना हो गया चौथा प्रश्न। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अपने आगे वाले प्रश्न 5वें प्रश्न की। हम 5वें प्रश्न की बात करें तो अपना जो 5वां प्रश्न है वो है सन नगर किसे कहते हैं। सन नगर किसे कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सन नगर है इसके बारे में सबसे पहले 1915 में पैट्रिक गिडीज ने हमें बताया था। किन्होंने बताया? पैट्रिक गिडीज ने 1915 में। अब एक बार हम सन नगर को अपनी भाषा में थोड़ा समझ लें कि जैसे हम बात करें, हम निवास कर रहे हैं सावा में और सावा के समीप भी अपना एक गांव पड़ता है धीरवास। अगर सावा और धीरवास के बीच में जो जगह है उस जगह पर मकान बन जाए, फैक्ट्रियां बन जाए, दुकानें बन जाए, अन्य कोई औद्योगिक इकाई स्थापित हो जाए और साहवा और धीरवास के बीच में कोई भी अगर खाली जगह नहीं रहे तो जो साहवा और धीरवास है ये एक सन नगर की श्रेणी में आएंगे। उन्हें फिर एक नाम से जाना जाएगा और उस नाम को हम उसका नाम लेकर आगे सन नगर है वो लगा सकते हैं। अब अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम लिखेंगे उत्तर में कि सन 1915 में पैट्रिक गिडीज द्वारा निकटवर्ती अनेक नगरों के विस्तार से मिलकर बना एक विशाल नगर सन नगर कहलाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और मुंबई, ये सन नगरों की श्रेणी में आते हैं। एक बार परिभाषा हम दोबारा देखें कि सन 1915 में पैट्रिक गिडीज द्वारा निकटवर्ती अनेक नगरों के विस्तार से मिलकर बना एक विशाल नगर क्या कहलाता है? सन नगर कहलाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो विश्व में न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और जो मुंबई जो शहर या जो नगर है वो सन नगरों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये अपने 5 प्रश्न हो गए। अब प्रिय विद्यार्थियों बात करते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। तो आगे बढ़े छठे प्रश्न की तरफ। तो अपना छठा प्रश्न है वो प्रश्न है
नगरीय गंदी बस्तियों की दो विशेषताएं लिखिए। तो नगरीय गंदी बस्तियों की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो हम यहाँ 4-5 विशेषताएं देखें, उनमें से 2 जो विशेषताएं होंगी वो अभी उत्तर में लिखनी है। अगर हम गंदी बस्तियों की उदाहरण की बात करें तो बॉम्बे जो शहर या मुंबई है उसमें धारावी नामक जो बस्ती है वो विश्व की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। अगर हम नगरीय गंदी बस्तियों की विशेषताओं की बात करें तो जो पहली और जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी वो विशेषता है स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में आवासों का निर्माण। कि जहां ये गंदी बस्तियां बनी होती हैं वहां का जो वातावरण होता है वो कैसा है, स्वस्थ है, वो नहीं होता। यानी ये बस्तियां शहरों में गंदे नालों के पास या जहां शहर का गंदा कचरा डाला जाता है उस क्षेत्र में या रेल की जो पटरियां हैं उसके सहारे ये गंदी बस्तियां हैं वो बसी होती हैं और वहां का जो वातावरण है वो कैसा होता है, शुद्ध नहीं होता। 2 नंबर जो प्रमुख विशेषता है उसकी अगर हम बात करें तो लिखेंगे हमें इन बस्तियों में पेयजल, प्रकाश व शुद्ध हवा का अभाव। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव। चौथी विशेषता की अगर हम बात करें तो यहां रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन स्तर होता है वो बहुत ही निम्न होता है। तो लिखेंगे निम्न जीवन स्तर। अगर एक विशेषता की हम बोर्ड बात करें तो 5वीं विशेषता में लिखेंगे असुरक्षा एवं अपराधों से युक्त वातावरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें 2 विशेषता लिखनी है, हमने 5 लिखी है। इन 5 विशेषताओं में कोई भी 2 विशेषताएं वो हम यहां दे सकते हैं, परंतु पहली और जो दूसरी जो विशेषताएं हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है, तो हमें इन्हें प्राथमिकता देनी है। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो आगे वाले अपने 7वें प्रश्न की, तो जो 7वां प्रश्न अपने सामने है वो इस प्रश्न पत्र का है कि पंचम व्यवसाय में सम्मिलित, क्या कि पंचम व्यवसाय में सम्मिलित किन्हीं 2 क्रियाकलापों के नाम दीजिए। पंचम व्यवसाय में शामिल 2 क्रियाकलाप लिखिए। तो हमने पढ़ा था कि जो व्यवसाय है वो प्रमुख रूप से 5 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो यहां हमें बताना है कि जो पंचम व्यवसाय है उस व्यवसाय के 2 प्रमुख क्रियाकलाप
वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा नीति निर्धारक, और जो दूसरा है वो अपना हो जाएगा अनुसंधान करता, या हम लिख सकते हैं तीसरा अगर बात करें तो वैज्ञानिक, और चौथे की बात करें तो हम लिख सकते हैं कानूनी एवं तकनीकी सलाहकार। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे कि पंचम व्यवसाय में शामिल दो प्रमुख क्रियाकलाप निम्न है, नीति निर्धारक और अनुसंधान करता। हमें 20 शब्दों में इसका उत्तर देना है, तो हम क्या लिखेंगे कि पंचम व्यवसाय में शामिल दो क्रियाकलाप निम्न है, नीति निर्धारक और अनुसंधान करता। अब आगे वाले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या अपने पास आगे वाला है 8। आठवां जो प्रश्न है वो हमारे पास है कि उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। उपयोग की सततता यानी निरंतरता के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अब हम दो प्रकारों की बात करें तो जो दो प्रकार हैं, पहला प्रकार हो जाएगा अनव्यकरणीय, या हम इसको कह सकते हैं समाप्य, और जो दूसरा हो जाएगा वो है नव्यकरणीय यानी असमाप्य। यानी वे संसाधन जिन्हें हम एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं ले सकते, उन्हें हम कहते हैं अनव्यकरणीय यानी समाप्य संसाधन, जैसे पेट्रोल डीजल। और उसके बाद हम 2 नंबर बात करें नव्यकरणीय संसाधनों की, तो वे संसाधन जिन्हें हम काम में लेने के बाद दोबारा काम में ले सकते हैं, वे किसके अंतर्गत आते हैं? नव्यकरणीय यानी असमाप्य, यानी इनके भंडार कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा। अब अगर हम बात करें आगे 9वें प्रश्न की, तो जो 9वां प्रश्न है वो हमारे पास है संसाधन संरक्षण क्या है। क्या प्रश्न है अपने पास कि संसाधन संरक्षण क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इस प्रश्न का आंसर है वो देखते हैं। पहले मैं प्रश्न लिख देता हूं। प्रश्न है अपना नंबर 9 कि संसाधन संरक्षण क्या है? तो हम लिखेंगे इसका उत्तर है वो लिखेंगे कि संसाधन संरक्षण से तात्पर्य संसाधनों के नियोजित विवेकपूर्ण मितव्यतापूर्ण पुनर्भरण क्षमता के अनुसार
विनाश रहित उपयोग से है कि संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना, इस प्रकार नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण और उनका पुनर्भरण है वो आसानी से हो सके, और विनाश रहित जो उपयोग हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं हम 10वें प्रश्न की। जो हमारा 10वां प्रश्न है वो इस प्रकार है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो 10वां प्रश्न है वो क्या है कि सौर ऊर्जा का उपयोग लिखिए। तो सौर ऊर्जा के बहुत से उपयोग हैं। जैसे हम बात करें तो हम लिखेंगे उत्तर लगाकर, सौर ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, पानी गर्म करने, फसल तैयार करने, विद्युत पंप चलाने, विद्युत उत्पादन आदि कार्यों में करते हैं। क्या लिखेंगे कि सौर ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने, फसल पकाने, पानी गर्म करने, विद्युत पंप चलाने या विद्युत उत्पादन करने में हम किसका उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का प्रमुख रूप से उपयोग है वो करते हैं। अब बात करते हैं आगे बढ़े अपने 11वें प्रश्न की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 11वां जो अपना प्रश्न है, 11वां प्रश्न अपने पास ये है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में देश के परिवारों को दी गई किन्हीं दो सुविधाओं को लिखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई जो जन धन योजना है, इस जन धन योजना में देश के जो गरीब परिवार हैं उनको किस प्रकार की योजनाएं हैं वो दी गई हैं, उनके बारे में हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे शून्य बैलेंस पर खाता खोलना, और शून्य बैलेंस पर खाता खोलने के बाद इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं, एक तो डेबिट कार्ड है वो उन परिवारों को प्रदान किया जाता है, और जो दूसरा है वो है 1 लाख की जो बीमा सुविधा है वो प्रदान की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है उसका जो स्लोगन था वो कौन सा था, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये स्लोगन भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है उसका जो स्लोगन या जो नारा था वो कौन सा था, तो इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अपने आगे वाले प्रश्न 12वें प्रश्न की बात करते हैं। तो जो 12वां अपना प्रश्न है वो है कि राजस्थान में
लिंगानुपात कम होने के कारण लिखिए। तो राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के जो प्रमुख कारण है वो मैं आपको बताता हूं। पहला जो कारण है वो है साक्षरता दर में कमी। दूसरा जो कारण है वो है पितर सत्तात्मक परिवार, यानी पुत्र को वरीयता यहां दी जाती है। कहा जाता है कि जब तक पुत्र है वो पिता या माता की चिता को अग्नि नहीं दे तब तक उन्हें स्वर्ग है वो नहीं मिलता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो पढ़े लिखे जो युवा वर्ग है वो पुत्र और पुत्री में भी भेद है वो नहीं करते, परंतु अपना राजस्थान का जो पुराना ग्रामीण जो परिवेश है वहां आज भी पितर सत्तात्मक परिवार है, यानी पुत्रों को क्या दी जाती है, पुत्रियों से अधिक वरीयता है वो दी जाती है। आगे वाला जो प्रश्न है कारण है वो है बाल विवाह। बाल विवाह से क्या होता है, छोटी उम्र में विवाह करने से जो कम आयु की लड़कियां हैं वो गर्भवती हो जाती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, मातृ मृत्यु दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो चौथा जो कारण है वो है दहेज प्रथा। इससे क्या होता है, वधू हत्या है वो बढ़ जाती है, या कन्या जो भ्रूण हत्या है उसको क्या मिल जाता है, बढ़ावा है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं खंड ए के अंतिम और 13वें प्रश्न की। तो हमारे इस मॉडल पेपर के खंड ए का जो 13वां प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों वो इस प्रकार है, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। भीलवाड़ा में स्थित, यानी राजस्थान का जिला भीलवाड़ा, उसमें स्थित रामपुरा आगुंथा खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रिय विद्यार्थियों, भीलवाड़ा में स्थित रामपुरा आगुंथा की जो खाने हैं वो सीसा और जो जस्ता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि भीलवाड़ा में स्थित रामपुरा आगुंथा खाने सीसा व जस्ता खनिज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगर इस प्रकार हम लिखेंगे तो हमारा जो उत्तर सीमा है वो लगभग कितनी हो जाएगी, 20। क्या लिखेंगे, भीलवाड़ा में स्थित रामपुरा आगुंथा खान सीसा एवं जस्ता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे मॉडल पेपर का जो खंड ए था वो प्रश्न व उत्तर से ही हमने पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे खंड बे की।